जो सबसे पहला कॉज है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, जिस पर हम बात करते हैं, द फर्स्ट रीजन इज थ्योरी ऑफ mercantilism. Theory of mercantilism. Actually, live classes are also going on, and the online things are also going on. They are being wound up. इसलिए थोड़ा सा confusing है. खैर, what is theory of mercantilism? Theory of mercantilism basically a theory that justifies colonialism. मर्केंटलिज्म सादा से अल्फाज में यह बताती है कि ए कॉलोनी ओनली एग्जिस्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स कॉलोनाइजर्स. ए कॉलोनी ओनली एग्जिस्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स कॉलोनाइजर. कॉलोनाइजर का लफ्ज मैंने आपको समझाने के लिए रिप्लेस किया है. एक्चुअल थ्योरी कहती है द पेरेंट स्टेट और द मदर स्टेट. तो वो कॉलोनाइजर कभी भी पेरेंट या मदर स्टेट नहीं होता, कॉलोनाइजर कॉलोनाइजर होता है. तो इसलिए ये है कि जी एक कॉलोनी के होने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपने कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाए, उसके बेनिफिट के लिए, उसके काम में आए. ठीक है जी, उसके काम में आए, ये उसने करना है. बुनियाद क्या है इस थ्योरी की? बुनियाद ये है कि ये इसलिए किया जाए ताकि इंश्योर हो सके कि आपका कॉलोनाइजर आपको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम अदर कॉलोनाइजर्स. जो बहाना बनाया जाता था वो ये था कि देखिए हमने आपको जरूर कब्जा कर रखा है, लेकिन हमारा कब्जा किसी भी और कॉलोनाइजर के कब्जे से बेहतर है. बेहतर है आप हमारे कब्जे में रहें ना कि किसी और के कब्जे में, तो हम आपको उधर से प्रोटेक्ट करते हैं. सो दिस थ्योरी ऑफ प्रोवाइडिंग एडवांटेज टू योर कॉलोनाइजर basically justified looting, plundering and pillage of the natural resources of America. सादा है यार, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है. मर्केंटलिज्म ये कहती थी कि जो कॉलोनी है, यानी अमेरिकन स्टेट्स, इस तरह से समझिए, जो कॉलोनीज हैं अमेरिकन स्टेट्स, उनके होने का वाहिद मकसद ये है कि वो अपने कॉलोनाइजर पेरेंट स्टेट यानी इंग्लैंड के लिए बेनिफिशियल हों, इंग्लैंड को फायदा पहुंचाए. अगर वो ये नहीं कर रही तो उसका उनके होने का कोई फायदा नहीं. और ऐसा वो क्यों करें? क्योंकि इंग्लैंड उनकी हिफाजत कर रहा है बाकी कॉलोनाइजर्स से. तो क्या हुआ इसके बदले में? अगर वो अमेरिका का सारा आयरन निकाल के इंग्लैंड लेकर जा रहा है, तो क्या हुआ अगर शुगर, कॉटन, राइस, कॉफी, डाई, ईच एंड एवरी नेचुरल रिसोर्स वो उठाकर प्लंडर करके इंग्लैंड लेकर जा रहा है? बट बीइंग फॉलोअर्स ऑफ मर्केंटलिज्म यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट. तो ये अमेरिकन्स eventually started to raise their voice against it. अमेरिकन्स ने फाइनली इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की. मर्केंटलिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए. नेविगेशन एक्ट, एन्यूमरेटेड एक्ट, कस्टम्स एक्ट, Sugar Act, Molasses Act, Cotton Act and what not. ठीक है. स्टैम्प एक्ट की
डिफरेंट है थ्योरी। होमेस प्लांटेड थ्योरी तो नहीं इसको कह सकते। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये थ्योरी देने वाले भी अमेरिकन ही थे, इसको जस्टिफाई करने वाले भी अमेरिकन ही थे। सो नेविगेशन एक्ट कहता था कि द कमर्शियल शिप्स दैट आर कमिंग टू ब्रिटिश हार्बर्स फ्रॉम कॉलोनीज, they must be owned by the Britishers and 3/4 of their crew must also be Britisher। जो वहां से जहाज आ रहे हैं कॉलोनीज से इंग्लैंड की तरफ, उनकी ओनरशिप भी बरतानवी होनी चाहिए और उन पर काम करने वाला 3/4 अमला भी बरतानवी होना चाहिए। ये पहली शर्त रखी। तो यहां से वो अदरनेस का कॉन्सेप्ट अमेरिकन को दिया गया कि आप कोई और चीज हैं और हम कोई और चीज हैं। यानी ब्रिटिशर्स को कहा गया कि आप अमेरिकन को कहा गया कि आप वो ब्रिटिशर्स नहीं हैं जिस तरह के हम ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है। एन्यूमरेटेड एक्ट ने कहा दैट अमेरिकन कॉलोनीज कैन नॉट सेल कॉटन, राइस, शुगर, कॉफी एंड डाई। डाई इंडिगो कलर, इसकी बड़ी डिमांड थी यूरोप में। सिंथेटिकली अमेरिकन बना लेते थे, उससे पहले नेचुरली जो अवेलेबल था वो कीड़े मार के बनाया जाता था, जो बड़ा मुश्किल था। तो इन्हें कहा गया कि आप ये चीजें एन्यूमरेट कर दी गई और कहा गया कि आप ये चीजें हमारे अलावा किसी को नहीं बेचेंगे। दैट टू इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेड। सारी दुनिया में हर चीज की प्राइस सेलर डिटरमिन करता है या डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन करती है। इस केस में प्राइस बायर डिटरमिन कर रहा था। तो बायर जब प्राइस डिटरमिन करता है तो वो क्वांटिटी भी फिर खुद डिटरमिन करता है। तो ये भी अमेरिकन इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। कस्टम्स एक्ट कहता था कि जो शिप्स दूसरे मुल्कों से भी अमेरिकन कॉलोनीज को जा रहे हैं, जो शिप्स दूसरे मुल्कों से भी अमेरिकन कॉलोनीज को जा रहे हैं, वो शिप्स भी पहले कस्टम ड्यूटी इंग्लैंड में देंगे, सामान की तलाशी इंग्लैंड में देंगे, फिर अमेरिका जाएंगे। एन्यूमरेटेड थिंग्स मैंने बताई हैं जी। कॉफी वाज एन एन्यूमरेटेड थिंग, डाई वाज एन एन्यूमरेटेड थिंग, कॉटन, राइस, दे वर एन्यूमरेटेड थिंग्स, लिखी हुई चीजें। ठीक है जी। इसके साथ तो इनसे अमेरिकन इकोनॉमी ने सफर करना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड टू स्पीक अगेंस्ट इट। यहां पर ही फिर एक और सीरीज ऑफ लॉज है जिन्हें हम इनटॉलरेबल एक्ट्स कहते हैं। इनटॉलरेबल एक्ट्स, इनमें भी इसी तरह आयरन एक्ट, हैट एक्ट, वूलन एक्ट एंड स्टैंप एक्ट आते हैं। ठीक है जी। यार ये इसको को बंद करें, जितनी देर क्लास हो रही। जाए जाए। ओके जी। सो आयरन एक्ट, हैट एक्ट, वुलन एक्ट, स्टैंप एक्ट। आयरन एक्ट का मतलब यह था कि अमेरिका से निकलने वाला जो आयरन है वो अमेरिकन खुद फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते। दैट विल गो टू इंग्लैंड। उसकी कुल्हाड़ी बननी है, उसका हल बनना है, उसकी द्रांति बननी है, वो वहां से बन के आएगी, बेची अमेरिका में जाएगी। क्लासिक कॉलोनियल मॉडल, क्लासिक कॉलोनियल मॉडल। रॉ मटेरियल कॉलोनी का, एम्प्लॉयमेंट कॉलोनाइजर की, और मुनाफा भी कॉलोनाइजर का, और मार्केट बनेगी कॉलोनी। क्लासिक कॉलोनियल मॉडल है। हैट एक्ट भी इसी तरह से था, वुलन एक्ट भी इसी तरह से था, एंड फाइनली स्टैंप एक्ट भी। वहां तक मैं आता हूं तो स्टैंप एक्ट में अलग से भी आपको करवाता हूं। इसके बाद जो अगली चीज है वो है दी
Great Awakening. The Great Awakening. हैट एक्ट और वुलन एक्ट बड़ा सिंपल है साजिद। हैट एक्ट का मतलब था ये इंग्लिश हैट जो धूप से बचने के लिए ब्रिटिश लेडीज पहनती थी, ये रॉ मटेरियल इसका, ये चीजें अमेरिका से लेकर जाई जाती थी, प्रोड्यूस वहां होती थी, ठीक है। हैट्स वहां बनते थे जो बाद में पूरी दुनिया में इंग्लिश हैट्स के तौर पर इस्तेमाल हुए। वुलन एक्ट का मतलब ये था कि वूल यहां से कलेक्ट की जाएगी और इंग्लैंड में प्रोसेस की जाएगी। स्टैम्प एक्ट में बताता हूं अहमद साहब, मैंने बताया कि अभी 1765 तक जब पहुंचेंगे तो स्टैम्प एक्ट पर बात करेंगे। द ग्रेट अवेकनिंग 1730 to 1750, it was the first common अमेरिकन डिस्कोर्स। जो ग्रेट अवेकनिंग है वो पहला ऐसा डिस्कोर्स था, पहला ऐसा हमारा डिबेट था जो पूरे अमेरिका में डिस्कस किया गया। इट वॉज नॉट अ न्यूयॉर्क थिंग और इट वॉज नॉट अ वर्जीनियाज थिंग एंड इट वॉज नॉट स्पेसिफिक टू एनी अदर वन स्टेट। ये पूरे अमेरिका में ये डिबेट हुई। बच्चों बात ये है कि अगर मैं एक एक लॉ आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना तो हम सिर्फ लॉज ही पढ़ते रहेंगे, बाकी सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लॉज जो इस टेन्योर में लाए गए पॉइंट रेज करने के लिए, बात समझाने के लिए, टू टेक होम एन आर्ग्यूमेंट। हमने 3-3, 4-4 लॉज की आपको एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। तो इतने ढेरों ढेर लॉज लिखने की जरूरत नहीं है। हाउएवर क्वार्टर्स एक्ट का मैं वैसे आपको बता देता हूं कि ये था क्या। क्वार्टर्स एक्ट ये था कि इसके जरिए ब्रिटिशर्स अपने सोल्जर्स को और अपने हॉर्सेस को पीस टाइम में भी अमेरिकन के पास रखते थे। अमेरिकन आम लोग जो हैं वो इनका खर्चा उठाते थे। इसे क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है, जो बाद में बैन हुआ, ठीक है जी। ये है इसका लुबाब, ये है, ठीक है। आज तक तो नहीं आया किसी भी क्वेश्चन में, आगे अब पता नहीं। बहरहाल तो ग्रेट अवेकनिंग में क्वेश्चन ये था ग्रेट अवेकनिंग का, दैट द रिलीजियस एक्सपीरियंस शुड इट बी अ मैटर बिटवीन मैन एंड गॉड। ये जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है ये खुदा और बंदे का मामला होना चाहिए या कि स्टेट शुड प्ले अ रोल इन इंप्लीमेंटिंग दिस रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो ये एक डिबेट ऑल्दो प्रीस्ट्स ने शुरू की, लेकिन ये एक सोशल डिस्कोर्स बना और इस सोशल डिस्कोर्स के नतीजे में इस प्रोसेस को ग्रेट अवेकनिंग कहा जाता है, जिसमें ये कहा गया कि हम दिस शुड बी अ मैटर बिटवीन मैन एंड गॉड और स्टेट का इसमें रोल नहीं होना चाहिए। सो इससे हुआ क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिकन्स फेल्ट देमसेल्व्स एज one nation, feeling of nationhood, feeling of togetherness, feeling of belongingness to each other was felt in America, ठीक है। उसके बाद 1754 to 1763 एक वॉर होती है जिसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं, जिसे हम फ्रेंच इंडियन वॉर भी कहते हैं, जिसे हम 7 Years वॉर भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं जो इसको दिया जाता है। नहीं जी, फ्री मेसनरी का
जिक्र करने की जरूरत नहीं है यहाँ, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूएस हिस्ट्री, इसलिए जो एक्सेप्टेड ऑफिशियल थिंग है हम उसी पर बात करेंगे। तो ये तीन नाम एक ही जंग को डिस्क्राइब करने के लिए किए जाते हैं। 7 ईयर्स वॉर ये कहलाती इसलिए है कि 1761 में एक्चुअल वॉर खत्म हो गई थी। 1761 में एक्चुअल वॉर खत्म हो गई थी। इट टुक अनदर 2 years टू मेक अ पीस एग्रीमेंट। इट टुक अनदर 2 years टू मेक अ पीस एग्रीमेंट, जिसके बाद ये फिर 1763 में वाइंड अप हुई। In this war, the Americans, the settlers जिनका हम नाम ले रहे हैं, they sided with England. रेड इंडियंस ने, मैं बताने लगा हूं, थोड़ा सा हौसला करें। रेड इंडियंस ने फ्रांस का साथ दिया था, फ्रांस का साथ दिया था। इट वॉज अ वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉट इन अमेरिका। It was a war between England and France fought in America. तो इसमें ब्रिटिश जो अमेरिकन हैं उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का साथ देने का फैसला किया। रेड इंडियंस फ्रेंच के साथ हो गए। एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर इंग्लैंड जीत जाता है, तो the least they would do, they will provide सेल्फ गवर्नमेंट टू अस। कम से कम जो वो काम करेंगे वो हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। ठीक है जी, यानी अंदरूनी तौर पर हमें आजाद कर देंगे। दिस वॉर कॉन्टिन्यूड फॉर 9 long years, ended with England's victory, but it was a very costly victory. It was a very costly victory. ठीक है, 7 years war थी। इस 7 years war में ब्रिटिश अमेरिकन ने ब्रिटिशर्स का साथ इसलिए दिया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड अगर जीत जाता है तो हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी, जो सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने भी आज़ादी से पहले अंग्रेजों से मुतालबा किया था कि आज़ादी ना दें, अंदरूनी तौर पे हमें आज़ाद कर दें, ऊपर आपकी क्वीन बैठी रहे, वी डोंट माइंड। तो अमेरिकन भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। जंग हुई, खत्म हुई, इंग्लैंड जीत भी गया, बट दिस विन वॉज टू कॉस्टली। दिस विन वॉज टू कॉस्टली, too costly. The cost of this war emptied the coffers of England. For the last time, this war was between England and France, fought in American continent. ठीक है। So, when the coffers went empty, the treasury was not there, तो इंग्लैंड ने बजाय सेल्फ गवर्नमेंट का इनाम देने के अमेरिकन को, इंग्लैंड imposed additional taxes. England imposed additional taxes on American colonies. England imposed additional taxes on American colonies. नहीं साजिद साहब, रेड इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया था। सेटलर्स ने, यूरोपियन सेटलर्स जिन्हें मैं अमेरिकन कह रहा हूं, इन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था। रेड इंडियन सपोर्टेड द फ्रेंच टू डिफीट द ब्रिटिश साइड। सो एडिशनल टैक्सेस लगे, अमेरिकन इकोनॉमिक लाइफ और सफोकेटेड हो गई। उसके बाद 1763 में एक रॉयल प्रोक्लेमेशन इशू किया गया।
Royal Proclamation 1763. The Royal Proclamation declared that from now on, no American would be able to get possession of the unclaimed land without the approval of the king. क्योंकि इतने बड़े कॉन्टिनेंट में जो अनक्लेम्ड लैंड्स थी, अमेरिकन उनको टेक ओवर करते थे ऑब्वियसली स्टेट की मर्जी से, और वहां एग्रीकल्चर या इन चीजों से अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते थे। इंग्लैंड ने टू अर्न मोर रेवेन्यू, इंग्लैंड ने कहा कि आइंदा आप ये नहीं कर सकेंगे, आपको किंग से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो इस पर भी अमेरिकन ने प्रोटेस्ट किया। एंड देन फाइनली, in addition to already imposed taxes, 1765 में स्टैंप एक्ट भी आ गया। स्टैंप एक्ट was also passed. Stamp Act basically triggered the breaking point in America. स्टैंप एक्ट कहता था, नहीं आज के कैरिबियंस नहीं है रेड इंडियंस, अफ्रीकन जो आज रिजर्वेशंस में वो रहते हैं, 5.1 मिलियन आबादी है अमेरिका में रेड इंडियंस की, डिफरेंट ट्राइब्स हैं जी। वो ये जो कैरिबियंस हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन समझे जाते हैं। ओके जी, तो स्टैंप एक्ट ने हर तरह की लीगल ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया। इवन इफ यू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद अनदर पर्सन, तो मैरिज सर्टिफिकेट पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो अशिया लाई जाएंगी उन पर भी टैक्स देना पड़ेगा, जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आप लेकर जाते हैं। तो स्टैंप पेपर पर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन दी जाएगी। ठीक है जी। अमेरिकन के लिए इट वॉज टू मच। अमेरिकन हरिडली कॉल्ड द स्टैंप एक्ट कांग्रेस 1765, द स्टैंप एक्ट कांग्रेस 1765। ठीक है, जहां उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये टैक्स अदा नहीं करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। ठीक है जी। उस रेजिस्टेंस के नतीजे में सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नाम का पहला मिलिशिया बना। वैसे पहला मिलिशिया ग्रीन माउंटेन बॉयज को कहा जाता है। पहला जो मिलिशिया है वो ग्रीन माउंटेन बॉयज को कहा जाता है। बट द फर्स्ट मिलिशिया दैट मैटर्ड वाज इन रिएक्शन टू स्टैंप एक्ट, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। ये अमेरिका में गलियों में घूमते, स्टैंप ऑफिसर्स से स्टैंप्स चुरा कर भागते, स्टैंप ड्यूटी देने से लोगों को मना करते। इनका स्लोगन था लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैंप। लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैंप। हमें आजादी चाहिए, हमें जायदाद का हक चाहिए और हम स्टैंप कोई नहीं देंगे। कलेक्टिवली इस पर इंप्लीमेंटेशन की गई, प्रोटेस्ट्स किए गए एंड फाइनली 1766 में न्यू गवर्नमेंट took over the reins and the new prime minister forced the parliament to withdraw the Stamp Act. So hence Stamp Act was withdrawn in 1766। तो एक साल के लिए मुश्किल से ये स्टैंप एक्ट फील्ड में रहा, उसके बाद इसको
विड्रॉ कर लिया गया। सो फ्रॉम हियर ऑन अमेरिकन्स अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स टू बी यूनाइटेड, what it means to be united, and what language the Britishers understand. तो यहां से और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज के लिए बनना शुरू हुई। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद सिग्निफिकेंट वाकया जो हुआ, जो कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आता है, वो है द बॉस्टन मैसेकर 1770। द बॉस्टन मैसेकर 1770। बॉस्टन मैसेकर में people were protesting against these discriminatory policies peacefully in Massachusetts, Boston, when British Army opened fire on them. किताबें बताती हैं 3 people died and 5 to 8 got injured. कुछ किताबों में 5 है नंबर, कुछ किताबों में 8 है। लेकिन अमेरिकन्स इसको मैसेकर कहते हैं। अमेरिकन इसको मैसेकर कहते हैं, कत्लेआम। मैसेकर इसलिए कि 2 चीजें हैं। एक, इट टेल्स यू दैट हाउ मच वैल्यू दे अटैच टू ह्यूमन लाइफ, एंड कॉन्सेप्चुअली इट इज मैसेकर। जब आप ओपन फायर लोगों पर कर देते हैं तो कितने लोग मरे ये इररेलेवेंट हो जाता है। इंटेंट टू किल एवरीवन जब शो हो जाती है तो उसके नतीजे में मरे भले एक भी, वो रहेगा मैसेकर ही। ठीक है जी। एक सिंपल प्रोटेस्ट था आसान साहब, जिसके नतीजे में जो है वो ये मिस डायरेक्टेड नॉन प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल की गई। ठीक है जी। ये मैंने अर्ज ऑलरेडी कर दिया है कि इंटेंट जब होती है मारने की लोगों को तो फिर नंबर मैटर नहीं करते। हम चूंकि अनफॉर्चुनेटली इतने सेंसिटिव हो चुके हैं इन सारी चीजों को देख देख के कि हमारे यहाँ इंटेंसिटी का अंदाजा नंबर्स से लगाया जाता है। तो ऑब्वियसली दिस ऑल्सो fueled more hatred in the hearts and minds of Americans against the Brits जी। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है 1773, द बॉस्टन टी पार्टी। ठीक है। दी बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी क्या थी? बॉस्टन टी पार्टी में इसका एक सर्टेन बैकग्राउंड है। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रनिंग इन लॉसेस एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द किंग वांटेड टू वाइंड अप दिस कंपनी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड कॉलोनियलिज्म सारी दुनिया में। सो दे डिड नॉट वांट कि किंग हमें वाइंड अप कर दे, लिहाजा दे कोहोर्टेड विद सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कि हमें एक लॉ बना दें जिसके जरिए हम चाहे अमेरिका की मार्केट बड़ी है वहां बेच सके, मुनाफा आएगा, आपको रिश्वत देंगे, किंग को पैसे देंगे, किंग राजी हो जाएगा, हम वाइंड अप नहीं होंगे। जिसके नतीजे में फिर टी एक्ट पास किया गया। सब कॉन्टिनेंट में से ये चाय लेकर आते थे, सेलोन से, एल्सवेयर से। सब कॉन्टिनेंट में चाय उस वक्त कोई बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होती थी जितनी आजकल कंज्यूम होती।
हुक्मा की दुकानों पर मिला करती थी दवाई के तौर पे। लॉ ये था, अमेरिकन आर कॉफी पीपल, दे आर नॉट टी पीपल। उन्हें महंगी चाय जो उन्हें पसंद भी नहीं है नहीं पीनी थी। लॉ ये था उस जमाने में कि जो बहरी जहाज सामान लेकर किसी भी हार्बर पे खड़ा होगा, उस बहरी जहाज ने अपने आप को अनलोड करना है विद इन 21 डेज, 3 वीक्स में। अगर वो बहरी जहाज अपने आप को 3 वीक्स में अनलोड नहीं कर पाता तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो अनलोड होगा ही नहीं, इसलिए उसको एज इट इज इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। एंड देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट शेल आस्क फ्रॉम दैट गवर्नर दैट व्हाई इट कुडंट बी अनलोडेड। ठीक है। तो ये जो चाय का जहाज था बॉस्टन हार्बर पे खड़ा, इसको भी 20 दिन हो चुके थे एंड दे न्यू कि ये कल हर हाल में अनलोड हो जाना है। सो अमेरिकन्स at night, disguised as Red Indians, came to the harbor and basically unloaded 342 chests of tea into the sea. They emptied these chests into the sea. They emptied this chest into the sea. Hence, when they went back home, they said they were at a tea party. ठीक है जी? They were at a tea party. ठीक है जी? तो एब्सोल्यूट टर्म्स में 90,000 पाउंड्स का नुकसान हुआ, रेलेवेंट टर्म्स में वो काफी बड़ा नुकसान है जी। स्लाइड्स में मैंने ये क्वेश्चन कुरतुलैन डिस्कस कर दिया है, वही इनफ रीजंस हैं इसकी। ये वैसे भी वंस इन अ लाइफ टाइम किस्म का क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इस पे अपनी एनर्जी जाया करने की जरूरत नहीं। सो दिस वाज द फर्स्ट ब्लेटेंट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अमेरिकन्स टू डिफाई, ठीक है, टू डिफाई ब्रिटिश ऑर्डर्स एंड ब्रिटिश लॉज एंड ब्रिटिश डिक्री। So Americans never looked back after this. England reacted with more force as a result, जिसके नतीजे में फिर 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। The first Continental Congress. The first Continental Congress. इस फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में 12 आउट ऑफ 13 स्टेट्स शामिल होती। 12 आउट ऑफ 13 स्टेट्स शामिल होती। जॉर्जिया नहीं आ पाता। इसमें कहा जाता है दैट वी विल मेक 2 डिमांड्स, वी विल पिटिशन द किंग आवर 2 डिमांड्स, इफ द किंग एग्रीज, देन वी शैल रिमेन हिज लॉयल सब्जेक्ट्स। इफ द किंग डजंट एग्री, वी शैल मीट अगेन नेक्स्ट ईयर टू डिस्कस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसको ऑलिव ब्रांच पिटिशन भी कहा जाता है। इसको ऑलिव ब्रांच पिटिशन भी कहा जाता है। ऑलिव ब्रांच एक इडियम है, पुराने दौर में हतमी जंग से पहले एक दफा ऑलिव ब्रांच रेज करके पीस को एक मौका दिया जाता था। तो ये ऑलिव ब्रांच पिटिशन भी कहा जाता है कि आखिरी सुलह की कोशिश। तो 2 डिमांड्स क्या थी? नंबर 1, विड्रॉ ऑल टैक्सेस imposed
आफ्टर 1760, सारे वो टैक्स जो 1760 के बाद इम्पोज किए गए हैं वो विड्रॉ किए जाएं। एंड नंबर 2, प्रोविजन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, प्रोविजन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये दो मुतालिबात किए गए। ये बात मान लें हम यूनियन में रह जाएंगे, ये बात नहीं मानेंगे तो हम फिर अगले साल दोबारा कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली द किंग डिडंट एग्री टू दिस, किंग जॉर्ज 3 थे उस वक्त, ही डिडंट एग्री टू दिस। तो फिर 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। इसमें 4 अहम फैसले किए जाते हैं। नंबर 1, कंप्लीट secession from the British Empire. Number 2, raising a militia of citizens under the command of जॉर्ज वाशिंगटन, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन के पास वॉर एक्सपीरियंस था। इन्हीं के जिम्मे लगाया गया कि आपने मिलिशिया रेज भी करना है और कमांड भी करना है। नंबर 3, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इन कॉलोनीज। नोट जो हैं, जो इंग्लैंड से छप के आते हैं, आइंदा हम खुद छापेंगे। ठीक है जी, आइंदा हम खुद छापेंगे। एंड नंबर 4, दे डिसाइडेड पुटिंग ऑल कॉलोनीज इन पोजीशन ऑफ डिफेंस, ऑल कॉलोनीज इन पोजीशन ऑफ डिफेंस। एम्पायर से हम अलग हो जाएंगे, अपना मिलिशिया रेज करेंगे टू फाइट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अपने नोट प्रिंट करेंगे और हम अपनी कॉलोनीज को कहेंगे कि डिफेंसिव पोजीशन में चले जाएं, ट्रेंचेस खोद लें, खुराक जखीरा कर लें, जो मुमकिन हो सकता है वो मुमकिन कर लें अपने लिए चीजें। ठीक है जी, ये तय हुआ और इसके बाद फिर एक्चुअल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई। The two sides in this war, if we compare them, जी ऑब्वियसली द किंग डिनाइड इट, दैट्स व्हाई सेकंड कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी ना। अगर किंग डिनाई ना करते तो सेकंड कॉन्फ्रेंस की जरूरत ना पड़ती। अगर हम कॉन्टिनेंटल आर्मी को देखें, और फिर ब्रिटिश आर्मी को देखें, तो वी विल नोटिस कि ये लोग 15 to 20,000 थे, ये लोग रफली 50,000 थे। इल इक्विप्ड, इल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड, ordinary citizens,
professional soldiers, these wore civvies, civilian dresses में रहते थे. They had uniforms. और बाय एंड लार्ज कोई कंपैरिजन नहीं बनता था. बाय एंड लार्ज कोई कंपैरिजन नहीं बनता था. द ओनली एडवांटेज द कॉन्टिनेंटल मिलिशिया हैड was the home ground advantage. The only ground advantage the continental militia had was the home ground advantage. तो ये होम ग्राउंड एडवांटेज जो है, यार देख लो खुदा के बंदो किधर घुसे हुए हो. 6 दफा मैंने कहा. खैर, the only advantage was the home ground advantage. The home ground advantage was that they were sons of the soil. They knew how to survive in woods and marshy lands. They knew the ways, and they wore civvies. हालांकि मजबूरी में पहनी थी, लेकिन फायदा उसका ये हुआ कि they got a surprise factor. दूर से अगर एक बंदा आ रहा है तो आप बता नहीं सकेंगे कि ये combatant है या innocent civilian है. इन बेचारों के पास इनफ पैसे भी नहीं थे. 4-4 महीने इन सोल्जर्स को वजीफा भी नहीं मिलता था, लेकिन दे पुट अप अ गुड फाइट. जॉर्ज वॉशिंगटन डिड अ ग्रेट जॉब एट मोटिवेटिंग देम, क्योंकि अमेरिकन जो मिलिशिया है इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सोल्जर्स वर रेडी टू फाइट फॉर देयर ओन स्टेट्स. Nobody was ready to fight for America. George Washington developed this feeling into them कि आपने अमेरिका के लिए लड़ना है. So first battle is Battle of Bunker Hill. Battle of Bunker Hill. ये एक पहाड़ी मोर्चे पर अमेरिकन्स ने कब्जा किया था. उस कब्जे को छुड़ाने के लिए ब्रिटिशर्स आए. 3 attacks were made. 2 were made to retreat. In third, the Brits defeated the Americans. आखिरी अटैक में बरतानवी अफवाज ने हरा दिया ब्रिटिश अमेरिकन मिलिशिया को, और वो कब्जा छुड़वा लिया और पहाड़ी अपने कब्जे में कर ली. बट 800 to 1000 British soldiers died, whereas only 400 US soldiers died. ठीक है जी, एक सेकंड यार, इसको करना म्यूट. शुरू करें. So, as a result of this, the issue was, despite the fact that Americans lost, they suffered less casualties, and Britishers suffered more casualties. So their morale was high, they were motivated. लिहाजा ये चीजें उनकी कामयाबी की तरफ उन्हें लेकर गई.
the order of the day for the American soldiers was do not shoot until you see the white in the eye of the British soldier. उस वक्त तक गोली ना चलाएं जब तक आप गोरे सिपाही की आंख में सफेद हिस्सा उसका आपको नजर ना आना शुरू हो जाए, यानी इतना करीब ना आ जाए गोरा सिपाही कि आपको उसकी आंख का सफेद हिस्सा नजर आना शुरू हो जाए। शूट टू किल। उसके बाद फिर पूरे अमेरिका में ये गुरिल्ला वॉरफेयर किस्म की लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। इसी दौरान 1776 में अमेरिकन कांग्रेस सैट और उन्होंने कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस जेफरसन। एक कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस जेफरसन, ठीक है जी, टू ड्राफ्ट Declaration of Independence, to draft Declaration of Independence। उनके जिम्मे लगाया गया, ये 5 लोगों की एक कमेटी थी, उनके जिम्मे लगाया गया कि आपने डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ड्राफ्ट बनाना। थॉमस जेफरसन, अदरवाइज अ शाय पर्सन, वाज एन एक्सीलेंट ड्राफ्ट्समैन, और फाइनली जो अप्रूव ड्राफ्ट हुआ वो 99% थॉमस जेफरसन ही का ड्राफ्ट था। थॉमस जेफरसन ने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर तीन राइट्स को लिख दिया: राइट टू लाइफ, लिबर्टी and pursuit of happiness. Right to life, liberty and pursuit of happiness. ये 3 हकूक आप नोटिस करोगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए, लेकिन अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखे हुए। This Declaration of Independence was presented on 1st July 1776 by Richard Henry Lee। जैसे आप कहते हैं ना जी, करारदादे लाहौर फलां बंदे ने प्रेजेंट की, तो यहां जिसने प्रेजेंट की वो रिचर्ड हेनरी ली उनका नाम था। It took a couple of days for discussion. On 4th July, the declaration was passed. 4th July 1776, USA declared its independence। अमेरिका ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी, अमेरिका ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे सबसे पहले साइन किए मिस्टर जॉन हैनकुक ने। जॉन हैनकुक के सिग्नेचर्स डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर ब्लॉक लेटर्स में हैं। जॉन हैनकुक के सिग्नेचर्स डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे ब्लॉक लेटर्स में हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने ब्लॉक लेटर्स में क्यों साइन किए हैं, his reply was, I want the monarch to see my name without the spectacles. I want the monarch to see my name without the spectacles and at least double the bounty on my head. और कम से कम मेरे सर पे जो इनाम है उसे दुगना कर दे। 500 पाउंड उसके सर पे इनाम था जो वो चाहता था दुगना हो जाए। तो इसके
It tells you two things. One, that Americans were not anymore worried कि अब हमें वापस कभी जाना पड़ेगा या वापस हमें इस एम्पायर का हिस्सा बनना पड़ेगा. They had burnt all their boats when they declared independence. And two, it was beneficial for them in this sense as well, that when they declared their independence, they enabled other countries. They enabled other countries to recognize them and then help them. To recognize them and then help them. So this was done by the French. फ्रांस ने इन अमेरिका को फिर recognize भी किया और 1778 में फ्रांस and USA entered into a joint defense पैक्ट एज वेल. एक मुश्तरका दिफा का मुआहदा भी किया कि फ्रांस पर हमला अमेरिका पर हमला होगा, अमेरिका पर हमला फ्रांस पर हमला होगा. 1 जुलाई को जी करारदाद प्रेजेंट की गई थी कांग्रेस में बहस के लिए. ठीक है जी. तो यूं और उसके बाद फिर फ्रांस ने अमेरिकन फोर्सेस को सपोर्ट करना शुरू किया. उनकी ट्रेनिंग, उनको मैन पावर, उनकी वेपनाइजेशन, ये फ्रांस ने हेल्प किया अमेरिका को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. स्पेन ने भी किसी हद तक जो है वो इस पर सपोर्ट किया था. इसी दौरान 1777 was the year that after the year of independence in 1776, in 1777 America drafted its first semi-constitution as well. America drafted its first semi-constitution as well. उसको हम कहते हैं Articles of Confederation. Articles of Confederation. Articles of Confederation. ठीक है जी. ये आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन 10 साल नाफिजुल अमल रहे, फ्रॉम 1777 to 1787 when the new constitution of America was made. ये एक सिंगुलर डॉक्यूमेंट था, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन. All the powers were vested in that joint Congress. So इससे काफी कॉम्प्लिकेशंस बाद में आई. However, ये अमेरिका का पहला काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बहरहाल है जो फुल्ली इंप्लीमेंटेड सिर्फ 4 साल रहा, क्योंकि 77 to 81 तक वॉर रही, फिर 2 साल पीस की निगोशिएशंस रही. तो 83 में पहली दफा पीस टाइम में आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को इंप्लीमेंट किया गया. तो 83 to 87 ये इंप्लीमेंटेड रहे. समझ लग गई ये काम के नहीं है. फिर 87 में फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, उस पर भी आगे हम बात करेंगे. खैर, ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है व्हेन अमेरिका इज फाइटिंग इट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है व्हेन अमेरिका इज फाइटिंग इट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फाइनली in 1781 at Valley Forge, George Washington was able to make the Brits surrender. तो 1781 में जॉर्ज वॉशिंगटन की फोर्सेस ने ब्रिटिशर्स से सरेंडर करवाया. आखिरी दिन तक भी जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी फोर्सेस के साथ मिलकर, डिस्पाइट बीइंग अ जनरल, ट्रेंचेस खोद रहे थे, काम करवा रहे थे. यूनिटी जो उन्होंने इन्फ्यूज की इस रैग टैग मिलिशिया के अंदर, वो असल में उनकी लीडरशिप स्किल थी. वो असल में उनकी लीडरशिप स्किल थी.
सो 1783 में फाइनली जो है वो अगली ट्रीटी ऑफ, पिछली ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में हुई थी, जिसके नतीजे में जंग खत्म हुई थी, एंग्लो फ्रेंच वॉर। अब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1783, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके जरिए अमेरिका वॉज रिकग्नाइज्ड एज अ सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री। Territorial adjustments were made between America, England, Spain, and France. Territorial adjustments were made between America, England, Spain, and France. So ये एक ग्रैंड स्कीम ऑफ पीस थी, जिसमें तीनों उस वक्त की कॉलोनियल पावर्स और न्यूली इमर्ज्ड कंट्री ने अपने अपने बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया और अपने अपने इलाकों को दोबारा रिकग्नाइज किया। सो फ्रॉम हेयर ऑन फिर अमेरिका में आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के तहत पहली हुकूमत बनती है कांग्रेस की, जो बहुत सक्सेसफुल नहीं होती। जॉर्ज वॉशिंगटन कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन आर वोफुली इनएडिक्वेट and a rope of sand, वो फुली इनएडिक्वेट हैं और रेत की रस्सी हैं, ये हमें ज्यादा देर तक इकट्ठा नहीं रख सकेंगे। सो टू फिक्स दिस प्रॉब्लम इन 1787 55 gentlemen gathered in Philadelphia, America's first capital, to discuss the problems of Articles of Confederation and find solutions. ठीक है। This event later on came to be known as Philadelphia Constitutional Convention. फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। सो इस कन्वेंशन में ये 55 लोग डिबेट करते रहे ऑन हाउ टू फिक्स आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, बट इवेंचुअली दे एंडेड अप क्रिएटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन वाज फुल ऑफ डिफेक्ट्स, उसमें बहुत सारे मसाइल थे। Defects of Articles of Confederation. Number one, no central executive authority. कोई वजीर आजम, सदर, बादशाह, किंग टाइप की चीज नहीं था। सो देयर वाज नो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिसके पास आप जा सकते, जिसको आप बात सुना सकते। कांग्रेस ही सब कुछ थी। ठीक है। तो एक तो ये बुनियादी वजह थी आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के फेलियर की। नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी। वफाक का फॉरेन पॉलिसी पर भी कोई कंट्रोल नहीं था। सारी रियासतों ने अपनी मर्जी से फॉरेन रिलेशंस बना रखे थे। नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। सो वफाकी हुकूमत यह भी चेक नहीं कर सकती थी कि बाहर से क्या अंदर आ रहा है कन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका के और क्या बाहर जा रहा है। उसमें भी स्टेट्स खुद मुख्तार थी। नंबर 4, नो सेंट्रल जुडिशरी। कोई फेडरल जुडिशरी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। देयर वाज नो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म
अगर एक रियासत दूसरी रियासत से किसी बात पर एनॉय हो जाए, या रिसोर्सेज का झगड़ा पड़ जाए, या वफाक और सूबे में कोई मसला हो जाए, तो मसाइल के हल के लिए कहां जाएंगे, वो भी आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन में मेंशन्ड नहीं था। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया था। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया था। So as a result of all this, there was little army left. So वो जो बुनियादी पर्पस था कॉमन डिफेंस वाला, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद most of the soldiers left the continental army and went on and joined their state militias. अपनी अपनी रियासतों के जो मिलिशियाज थे वो ज्वाइन कर लिए, वफाकी सतह पर कोई फौज एग्जिस्ट ना की। तो इन ढेर सारे मसाइल की वजह से हमें समझ आई कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन मुल्क को चला नहीं सकते, और उसकी जगह हमें एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ेगा, और वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने मुमकिन बनाया जी।